हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। ये आपके दोनों बुक से रहने वाले हैं। आपकी अर्थशास्त्र में दो बुकें हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी है आपकी सांख्यिकी अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये आपके माइक्रो के हैं और ये आपके स्टैटिक्स के हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो पहला प्रश्न जानते हैं जो माइक्रो से लिया गया है। कुल उपयोगिता और जिसको हम बोलते हैं टीयू और एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। और ये आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स बुक से लिए गए हैं, माइक्रो बुक से लिए गए हैं, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिए गए हैं, सैंपल पेपर से लिए गए हैं, मिड टर्म से लिए गए हैं। कोई ऐसे ही मैं वीडियो उठाकर नहीं लाया हूं आपके लिए कि क्वेश्चन लिए आए या ना आए, लेकिन नहीं, मैंने रिसर्च कर दिया, खोज की है, पता किया है, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, जैसे कुल उपयोगिता जिसको बोलते हैं हम टीयू और सीमांत उपयोगिता जिसको बोलते हैं हम एमयू, इसमें आपको संबंध बताना है। ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको एक उदाहरण लेना है। क्या लेना है? एक उदाहरण लेना है जिसमें आपको एक तालिका बनानी है। तालिका में आपको जैसे लिखना है, जैसे कोई तालिका बना लेंगे आप, तो आपको लिखना है वहां जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 इतना बना लेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे आप टीयू, एक तरफ आप टीयू लिख देंगे, उसके बाद आप उसे लाइन लगा देंगे, उसके बाद आप उसे लिखेंगे, अगली बार में लिखेंगे एमयू। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक संख्या ले लेनी है, जैसे टीयू में आप पहली संख्या ले लो 0, ठीक है, दूसरी ले लो 8, तीसरी ले लो 14 और चौथी ले लो 18, पांचवी 20। गलती हुई है कहीं, देखो ध्यान सुनो, आप इसे नोट करो और हो सके तो सॉल्व भी करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से कर सको। तो आपको पहले एक एग्जांपल लेना है, मैंने जैसे आपको बता दिया, एक तरफ आपको टीयू और एक तरफ एमयू की संख्या लिखनी है। तो टीयू की संख्या लिखो 0, दूसरा 8, तीसरा 14 और चौथा 18, पांचवा 20 और छठा 20, सातवां 18, इतना आपको लिख देना। उसके बाद एमयू लगाना। एमयू में आप क्या लिखेंगे, पहले को आप डैश कर देंगे, मतलब वहां कुछ नहीं आएगा। दूसरे में आपको क्या करना है, एमयू में आपको पता है कि एमयू में एक फॉर्मूला लगता है, टी एमयू का एक फॉर्मूला लगता है, एमयू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो नीचे है उससे ऊपर वाली संख्या को आप घटा देंगे। तो ये इस प्रकार आप एमयू निकाल लेंगे। उसके बाद उसको आप एक उसी सारणी के अनुसार ग्राफ पर उसे प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद सबसे नीचे संबंध लिखेंगे। आपको केवल संबंध ही नहीं लिख देना, पहले आपको एक एग्जांपल लेना है, ग्राफ से दर्शाना है, उसके बाद उसमें संबंध दर्शाना है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा और आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। अगर केवल आप संबंध लिख कर आए तो आपका एग्जामिनर केवल एक ही नंबर देगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो संबंध बताता हूं मैं क्या होता है। जब टीयू अधिकतम होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है, तब एमयू 0 होती है, मतलब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। पहला संबंध ये है। दूसरा संबंध, कुल उपयोगिता जब घटती है तो एमयू क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा अंतर संबंध मतलब। तीसरा देखिए, कुल उपयोगिता जब बढ़ती है तो एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। ये 3 अंतर आपको लिख देने हैं। समझ में आ गया आपको? दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। बजट रेखा समीकरण बनाइए यदि y बोले तो आय, यहाँ आपका इनकम को बोलते हैं हम y। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में हम y को आय बोलते हैं या इनकम बोलते हैं। तो आपकी 60 रुपए इनकम है और x की कीमत 1 रुपए है और y की कीमत 2 रुपए है। तो आपको एक बजट रेखा बनानी है। तो ये देखो, ये प्रश्न कई तरीकों से पूछा जा सकता है, कई तरीकों से पूछा जा सकता है। देखो, आपसे ऐसे पूछ सकता है, बजट रेखा समीकरण बनाइए, मतलब आपको एक सारणी बनानी है, समीकरण नहीं होता, सारणी है यहाँ। ठीक है, बजट रेखा सारणी बनाइए। तो आपको कैसे सारणी बनानी है, पहले आपको संयोग लिखना है, उसके बाद आपको
एक्स एक्स की वस्तु, फिर आपको बाई की वस्तु। यदि एक्स की वस्तु 1 रुपए है और बाई की वस्तु 2 रुपए है, तो आप कितनी कितनी वस्तुएं खरीद सकते हो, एक्स कितनी वस्तु खरीद सकते हो, बाई कितनी वस्तु खरीद सकते हो, और आपको जो व्यय जो रुपए खर्च करना है वो केवल 60 रुपए खर्च करने हैं। समझ में आया? इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। पहले आप ये बना लोगे, तो आपसे अगर सारणी पूछी जाए तो 3 मार्क्स में ऐसे आपको बना देनी है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा ना पूछा जाए तो आपसे दूसरा प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आपको एक सारणी दे दी जाएगी, पूछा नहीं जाएगा, सारणी आपको एक दे दी जाएगी एग्जाम में, और पूछा जाएगा बजट रेखा का समीकरण लिखिए। 1 मार्क्स में, मतलब एक मार्क्स में पूछे थे ना, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए, एक मार्क्स के 2 प्रश्न और 2 मार्क्स का 1 प्रश्न, मतलब 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपको एक सारणी दे दी जाएगी बजट रेखा की, और वहां से आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स में बजट रेखा का समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, समीकरण आपको लिखना है, तो बजट रेखा का आपको समीकरण लिखना है। तो बजट रेखा का समीकरण मैं बताता हूं क्या है, लिख लीजिएगा, मैं बताता हूं, शायद मेरे पास जगह नहीं है जो मैं लिख सकूं, आप लिख लीजिएगा। बजट रेखा का समीकरण है पी एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स, गुणा क्वालिटी ऑफ एक्स, मतलब क्यू एक्स, उसको आपको प्लस करना है, फिर प्राइस ऑफ वाई प्लस गुणा क्वालिटी ऑफ वाई, मतलब कितनी मात्रा है आपकी वाई की। इसको आप जब बराबर करेंगे तो आपकी कितनी इनकम आएगी? 60 रुपए आएगी। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। दूसरे मार्क्स में पूछा जाएगा बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल, तो आपको लिखना है बजट रेखा का जो ढाल है वो होता है डेल्टा माइनस डेल्टा बाय अपॉन में डेल्टा एक्स। इस प्रकार आप लिख देना। उसके बाद बताना है जो डेल्टा होता है वो बजट रेखा का जो समीकरण का ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तीसरे में आपको दे दी जाएगा एक इक्वेशन दी जाएगी, जैसे 3x + 2y, पूछा जाएगा ये क्या खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो मतलब अगर उसके 60 रुपए के अंदर अंदर आएगा तो वो खरीद सकता है, 60 रुपए से ऊपर आएगा तो वो नहीं खरीद सकता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर तक की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लाइक करो बाद में, सब्सक्राइब करो बाद में, लेकिन भाई ये आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन इन्हें लगा लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अनादिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए। अनादिमान वक्र को तट स्थिरता वक्र भी कहते हैं। अनादिमान वक्र को तट स्थिरता वक्र भी हम कहते हैं, तो आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अनादिमान वक्र की विशेषताएं आपको 3 से 4 विशेषताएं लिख देनी है जब आपसे पूछा जाए तो। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, इतना विशेष ध्यान रखना। अनादिमान वक्र की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि जो अनादिमान वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर जाता है। अनादिमान वक्र बाएं से दाएं की ओर जाता है। इतना पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर एक वस्तु के उपभोग पर वृद्धि करता है, मतलब एक वस्तु पर उपभोग बढ़ाता है, एक वस्तु का अधिक प्रयोग करता है, तो उसे दूसरी वस्तु में कमी करनी पड़ेगी, इसलिए उसका जो ढाल होता है वो नीचे की ओर होता है। समझ में आया? रिपीट करता हूं दोबारा से। अनादिमान वक्र का ढाल बाएं से दाएं की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो उसे दूसरी वस्तु के उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी विशेषता, अनादिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। जो अनादिमान वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है। उन्नोत्तर क्या क्यों होता है? क्योंकि आप यदि एक विकल्प का चयन करेंगे तो आपको दूसरा विकल्प त्यागना पड़ेगा, या एमआरएस घटती है। क्या होता है? एमआरएस घटती है। एमआरएस को बोलते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है, इसलिए अभी मैंने आपको बताया
कि मूल बिंदु जो अनधिमान वक्र होता है वो मूल बिंदु के अनुत्तर होता है। समझ में आया? तीसरी विशेषता की बात करते हैं। उच्च उच्च अनधिमान वक्र उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे मान लीजिएगा कोई वक्र है, उसकी जो ऊंचा है, मतलब उसमें जो ग्राफ बना हुआ है वो ऊंचा बना हुआ है। जब ग्राफ ऊंचा बना हुआ है तो वो उससे ये दर्शाता है कि जो उससे मिलने वाली संतुष्टि है वो क्या है, अधिक है। ये हमें बताता है। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता ध्यान रखिएगा, चौथी विशेषता नोट डाउन कीजिएगा। मूल जो बिंदु होते हैं, क्या अनधिमान वक्र के बिंदु एक दूसरे को नहीं काटते। अनधिमान वक्र के बिंदु एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि हमें पता है कि अनधिमान वक्र में सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन जब वो काटते हैं तो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इसलिए अनधिमान वक्र पर एक दूसरे को बिंदु नहीं काटते। पांचवी विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि व्यक्ति केवल एक वस्तु का भोग नहीं करता, वो दो या उससे अधिक वस्तु का भोग करता है। इसलिए 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 जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर 4 है आपसे। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए? ये प्रश्न आपसे एक एक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है। पूछ सकता है क्या उत्पादन किया जाए, इसकी व्याख्या कीजिए। कैसे उत्पादन किया जाए, इसकी व्याख्या कीजिए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने आपको इसमें एक ही प्रश्न बनाया, आपको समझ में आएगा तो आप अलग अलग प्रश्न में भी लिख सकते हो उसे। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा ये 8वीं व्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये, ठीक है। तो आपको विस्तार से हम इसे समझाते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, तो सबसे पहले आपको लिखना है ये वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन से संबंधित समस्या है। हमें पता है क्या उत्पादन किया जाए, तो ये हमें पता नहीं है कि क्या उत्पादन करना है, इसलिए क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित समस्या है। पहला पॉइंट आपको ये लिख देना है। दूसरा लिखना है वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिसमें पूंजी अधिक निवेश की जाती है, जैसे भूमि हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ये पूंजीगत मशीन। और मशीनें हो गई, क्या मशीनें हो गई, ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। पूंजी मतलब उसमें धन ज्यादा लगता है। अब आप मशीन खरीदोगे बहुत पैसा लगता है, और जब आप जमीन खरीदोगे बहुत पैसे लगते हैं, ट्रैक्टर खरीदोगे बहुत पैसे लगते हैं। तो यही इन्हें पता करना समस्या होती है इनमें कि क्या उत्पादन करें भाई, अगर ज्यादा बड़ी चीजें करें या फिर उपभोक्ता वस्तु जो व्यक्ति के रोज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे ब्रेड हो गया, दूध हो गया, तो गेहूं हो गया, ये रोज की उपभोक्ता वस्तु होती हैं, जो रोज इस्तेमाल की जाती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो इनके दो वस्तु होती हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। तो इनके बारे में आपको वर्णन कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि यदि जनसंख्या अमीर है, क्या यदि जनसंख्या अमीर है तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाएगा। भाई जहां जनसंख्या अधिक है, मतलब जनसंख्या अमीर है तो भाई वहां क्या होगा, अमीर होगा तो वो ज्यादा पैसे देंगे, तो वहां क्या होना चाहिए, पूंजीगत वस्तु का निर्माण करना चाहिए, ज्यादा पैसा मिले इसलिए। और जहां और वहां उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन भी किया जाएगा, क्योंकि भाई वहां जनसंख्या है तो वो कुछ खाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब जरूरत वाली, कपड़ा हो गया, ये जरूरत वाली है। तो जितनी मात्रा में उपलब्ध, जितनी मात्रा में जरूरत होगी उतना उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अमीर देश है तो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा और उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कम किया जाएगा। इतना आपको लिख देना है। और आपको लिखना है यदि गरीब वर्ग है या गरीब समाज है तो वहां उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कम किया जाएगा। इस प्रकार आप ऐसे समझा दोगे कि हाँ भाई क्या उत्पादन करना है। इतना आपने समझा दिया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं।
कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए मतलब यहाँ समस्या तकनीकी से संबंधित है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये समस्या तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तकनीकी। तकनीकी मतलब किस प्रकार से हमें उत्पादन करना है, कैसे करना है, कौन से औजार इस्तेमाल करने हैं। तो आपको पहले ये लिखना है कैसे उत्पादन की जाए, ये कथन तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तकनीकी से संबंधित है। अब तकनीकी दो प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीकी। श्रम प्रधान तकनीकी वह तकनीकी होती है जिसमें श्रम अधिक होता है, ठीक है। दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीकी। कौन सी, पूंजी प्रधान तकनीकी, जिसमें पूंजी अधिक खर्च की जाती है लेकिन श्रम होता है वो कम खर्च होता है, ठीक है। कैसे उत्पादन किया जाए मतलब आपको ये पता होना चाहिए। तकनीकी समस्या हो गई, तो तकनीकी आपको दो प्रकार की होती है, पूंजीगत वस्तु है, श्रम प्रधान तकनीकी। श्रम प्रधान तकनीकी, पूंजी प्रधान तकनीकी, ठीक है, दो प्रकार की तकनीकी होती है। अब आपको क्या लिखना है, यदि अमीर वर्ग है या अमीर समाज है तो वहां श्रम प्रधान तकनीकी का उत्पादन अधिक किया जाएगा, क्योंकि भाई उनके पास पैसे ज्यादा, तो पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग अधिक किया जाएगा। अगर गरीब वर्ग है तो वहां कौन सी, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग अधिक किया जाएगा, इतना आपको लिख देना है। तो ये समझ में आ गया किसके लिए उत्पादन करना है, मतलब कैसे उत्पादन करना है। तीसरी बात करते हैं किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो आपको क्या लिखना है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आपको पता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। कौन से वर्ग, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो उससे मिलने वाला लाभ कम होगा, क्योंकि उनके पास पैसा कम होगा, जो लाभ होगा वो कम होगा। और दूसरा है कि अमीर वर्ग के लिए उत्पादन, यदि हम अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें मिलने वाला लाभ अधिक होता है, उससे मिलने वाला लाभ हमें अधिक होता है। तो ये निर्णय करने में समस्या होती है कि हम गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करें या अमीर वर्ग या अमीर समाज के लिए उत्पादन करें। यदि भाई गरीब के लिए कर रहे हैं तो गरीब के पास हमसे मिलने वाला लाभ कम है, लेकिन वो लाभ तो कम है लेकिन वो समानता को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा देता है। यदि हम अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करें तो फिर हमें लाभ तो अधिक मिलता है लेकिन समानता नहीं मिलती, इसलिए उनमें समस्या रहती है कि भाई क्या उत्पादन किया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी मैं आशा करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 4 है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे बता दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा किसी प्रकार से। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आपको इसमें अंतर लिखना है। कोई 3 से 4 अंतर आपको लिख देने हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं अंतर। समष्टि क्या होता है, समष्टि व्यक्तिगत समष्टि होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाएं तो उत्पादन, विनिमय, ठीक है, ये समष्टि अर्थशास्त्र करता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। दूसरा अंतर देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन पर बाजार के आधार पर कीमत निर्धारित करता है, जिसे आय और रोजगार का सृजन भी कहा जाता है। जैसे देख लिया जाता है कि बाजार में मांग अधिक है तो कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, और जहां पता है कि मांग कम है, जहां मतलब कोई लोग नहीं पूछता, तो वहीं कीमत उसकी गिरा दी जाती है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र करता है, बाजार के स्तर पर काम करता है कि भाई जैसे देख लेगा उसी प्रकार से कीमत निर्धारित कर देता है। तो इसलिए इसे आय और रोजगार का सृजन भी कहते हैं, क्योंकि भाई ये कीमत निर्धारित करता है तो उससे आय बढ़ जाती है और रोजगार मिल जाता है,
इसलिए इसे आय और रोजगार सृजन भी कहते हैं। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो वास्तविक ये क्या करता है, कुल उत्पादन पर कीमत निर्धारित करता है। जो उत्पादन हुआ उस पर अपने लिए कीमत निर्धारित कर दी, इसलिए इसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि ये कीमत निर्धारित करता है और अपनी व्यक्तिगत स्तर पर करता है, इसलिए इसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर स्थिर होते हैं। रिपीट करता हूं, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर स्थिर होते हैं। समझ में आया? अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के चर स्थिर होते हैं। समझ में आया? ये आपको लिखना है। 3 नंबर आपको प्राप्त करने पूरे के पूरे। मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे ही छपेंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए इसे ध्यान पूर्वक लिख लीजिएगा, हो सके नोट कर लीजिएगा, हो सके तो फिर एक स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। वास्तविक अर्थशास्त्र है ये क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ था, क्या है, क्या क्या हुआ, क्या वास्तविक अर्थशास्त्र है वो क्या हुआ, क्या होगा, क्या है से संबंधित है। रिपीट करता हूं, वास्तविक अर्थशास्त्र है वो क्या होगा, क्या है, क्या था से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है ये क्या होना चाहिए से संबंधित है, इससे क्या होना चाहिए से संबंधित है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र वर्तमान, भूत और भविष्य से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वो केवल भविष्य से संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये केवल विचारों से संबंधित है, इतना आपको लिख देना है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखिएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र है इसकी सत्य और असत्य की कहा जा सकता है, सत्य और असत्य की जांच हो सकती है, सत्य और असत्य की जांच हो सकती है। वास्तविक अर्थशास्त्र इसकी सत्य और असत्य की जांच हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और आप उसके अगर एग्जाम के बाद देख रहे हो तो आप ये देखकर बता सकते हो कि हाँ ये आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो ये क्या आप इसे जान सकते हो कि नहीं जा सकते कि हाँ ये सत्य है कि असत्य है। तो ये आपका क्या हुआ, वास्तविक अर्थशास्त्र हुआ। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसमें आपको सत्य और असत्य नहीं जान सकते, ये केवल विचार है, विचारों को कोई जान सकता है, सत्य और असत्य कह सकता है, ये नहीं कह सकता। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार की व्याख्या कीजिए। अब आप कहोगे अर्थव्यवस्था के प्रकार है क्या, तो आपसे बता देता हूं, आपको बता देता हूं कि प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और प्रश्न अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी प्रकार से भी आपसे अंतर पूछ सकता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके उत्तर की बात करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा, आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके उत्तर की। तो पहले मैंने आपको बताया केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित केंद्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था। केंद्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो होती है सरकार, केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, बाजार अर्थव्यवस्था होती है, उसमें बाजारों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जैसे बाजार का माहौल होगा, जैसे बाजार में मांग होगी, उसी प्रकार से उसमें कीमत निर्धारित कर जाती है, उसी के द्वारा उस पर जो नियंत्रण है वो लागू हो जाता है।
तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और सरकार दोनों का नियंत्रण रहता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम केंद्रीय अर्थव्यवस्था की। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जाता है, क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। सरकार किस लिए उत्पादन करती है कि भाई समाज में लोगों रहने वाले लोगों का क्या हो, कल्याण हो, इसलिए तो करती है। आप जानते हो कि दिल्ली में राशन मिलता है, दिल्ली में सब लोगों को राशन मिलता है, नहीं मिलता है, जिसके राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उनको सरकार क्यों देती है, सरकार उन्हें किसानों से खरीदती है, फिर आपको फ्री में दिलाती है। क्यों दिलाती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए दिलाती है ना। जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती है वो सामाजिक कल्याण के लिए उत्पादन करती है, लेकिन जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है या बाजार अर्थव्यवस्था होती है, वो स्वयं के कल्याण के लिए, अधिक से अधिक लाभ उत्सर्जित करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कार्य करती है या उत्पादन करती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो आपकी सामाजिक कल्याण और लाभ के लिए काम करती है, सामाजिक कल्याण के लिए और दोनों और लाभ के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए भी काम करती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसमें दोनों का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, जो उत्पादन होता है वो सामाजिक क्षेत्र में होता है। सामाजिक क्षेत्र मतलब जो सरकार उत्पादन करवाती है वो उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, सभी लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है उसमें केवल निजी क्षेत्र में ही कार्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो कोई काम करता है तो वो अपना जो उत्पादन करेगा वो अपने घर में करता है या स्वयं करता है, तो उसे निजी क्षेत्र में उत्पादन होता है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें आपका निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चौथी बात करते हैं हम, जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का रहता है, और जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण किसी व्यक्ति का रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें सरकार और व्यक्ति दोनों का नियंत्रण रहता है। ये आपको लिख देना है और एग्जाम में अच्छे नंबर आपको स्कोर कर लेने हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर लिखिए। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर लिखिए। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, क्या पढ़ा रहा भाई तू। मांग में विस्तार, विस्तार भी हो जाता है बढ़ जाना, मांग में वृद्धि, वृद्धि हो जाता है बढ़ जाना, और कह रहे मांग में वृद्धि और विस्तार, बात तो एक ही है, अंतर कैसे भाई, अंतर है, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास जो बुक है, गाइड है या फिर सपोर्ट मटेरियल है उससे आप समझना इसको और पढ़ना। आप खुद इन प्रश्नों को पढ़ोगे तभी आप इन्हें समझ पाओगे। ये मैं आपसे नहीं कराऊंगा, मैं ये आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको इसको स्वयं करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तीसरा देखिए, मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर बताइए। मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर, अब भाई ये भी अर्थ एक ही है, तो आपको इनको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं लिखना पड़ेगा और स्वयं समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहली बात पर्याप्त जगह नहीं है, दूसरी बात मैं अगर पर्याप्त जगह होती तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता। इनको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है आपको लिखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, तिरछा कीमत प्रभाव से आप क्या समझते हो। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए आपको एक बार देख लेना है, बकाया आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पूछा जाएगा आपसे। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, 4 नंबर पूछा जाएगा, आपको पढ़ने पड़ेंगे ये भी। ठीक है, और आपको अच्छे एग्जाम से तैयारी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनके लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन और इनके आंसर ढूंढ के लिखकर याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं हम। टीपी, टीपी बोले तो कुल उत्पादन, एमपी, एमपी मतलब वो मध्य प्रदेश वाला नहीं है, क्या, एमपी वो मध्य प्रदेश वाला नहीं है, एमपी है सीमांत उत्पादन,
ठीक है। एपी के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, इसके बीच संबंध बताना है, तो आपको वही करना है जैसे आपने पहले किया था। एक उदाहरण लेना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, फिर उसके आधार पर आपको संबंध बता देना है। इतना काम आपको करना है, समझ में आया। अब आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी बुक स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की, जो आपके जो दो बुकें हैं, ये 40-40 नंबर में आपकी आएंगी। 40 में ये, 40 में ये, तो 40 और 40 80। तो ये ध्यान रखिएगा, 40 में ये, 40 में ये, 80-80 नंबर में आने वाले हैं। तो आप अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, मतलब सांख्यिकी अर्थशास्त्र की। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बताइए, इसके उत्तर भी बताऊंगा मैं साथ साथ आपको, क्योंकि ये समझने लायक है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं भाई? संज्ञाओं में व्यक्त, जो सांख्यिकी होती है उसे हम संज्ञाओं में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, संज्ञाओं में व्यक्त हम कर सकते हैं। पहली बात आप लिख दोगे। दूसरी बात, अनेक कारणों से प्रभावित, जो अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। जैसे कोई वस्तु है उसमें 30% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, ठीक है। तीसरी विशेषता देखिए, संबंधित और तुलनात्मक, जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। ये इनकी विशेषताएं हैं। तो आपको 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे आप लिख दोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की कमियां लिखिए। कमियां आ जाए या सीमाएं आ जाए, बात एक ही है, आपको विशेष से ध्यान रखना है शब्दों का प्रयोग क्या हो रहा है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की कमियां लिखिए, तो ये इसकी 3 से 4 कमियां आपको लिख देनी है। क्या कमियां है या क्या सीमाएं हैं? ये केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। जैसे कोई सुंदर है, काला है, अच्छा है, प्यारा है, ये इन तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, ये केवल गणनात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। तो इसकी ये कमियां हैं, ये इसकी सीमा है कि ये केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। दूसरी बात, ये केवल समूह का अध्ययन करती है, कोई अकेली संख्या का अध्ययन नहीं करती है। क्या? अकेली संख्या का अध्ययन नहीं करती है, समूह का अध्ययन करती है। इसकी दूसरी कमियां। तीसरी कमियां, जो इसका प्रयोग है वो विशेषज्ञ ही द्वारा संभव है, जो उचित प्रयोग है वो विशेषज्ञ द्वारा ही संभव है। और तीसरी और सबसे बड़ी कमी, इसका दुरुपयोग हो सकता है, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में दुरुपयोग हो सकता है। ये आपको लिख देनी है, कमियां या सीमाएं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व लिखिए। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व लिखिए, ये पूछ सकता है या फिर लिख सकता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के कार्य लिखिए। ये 2 प्रश्न आपके बनते हैं और एक ही प्रश्न है, 2 प्रश्न आपसे किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उत्तर एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है, जो सांख्यिकी है वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अर्थशास्त्र में? ये क्या करती है? जटिल कार्यों को सरल करती है। क्या करती है? जटिल कार्य को सरल करती है। जैसे आंकड़े आए कई सारे, सभी लोग आंकड़े इकट्ठे करने गए, करके लाए तो रख दिया उन्हें, तो उसको अलग अलग करना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले कार्य। दूसरा कार्य है आर्थिक पूर्वानुमान। जो जो भी योजनाएं बनती हैं उनके लिए पूर्वानुमान लगाना, मतलब भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी द्वारा ही लगाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, नीति निर्माण में सहायक, जो नीतियां बनती हैं उन निर्माणों में
सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? ये पिछले डाटा को उठाती है, उसी के आधार पर ये अनुमान लगा लेती है, उसी के आधार पर ये नीतियों का निर्माण कर देती है और ये क्या करती है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर विस्तार से जानेंगे। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित किए गए हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित किए गए हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं। ये वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं। दूसरा अंतर, प्राथमिक आंकड़े को एकत्रित करने में समय, श्रम, धन, समय, श्रम मतलब मेहनत, धन मतलब पूंजी अधिक लगती है। क्योंकि भाई हमने बताया प्राथमिक आंकड़े अपने उद्देश्य के लिए स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। जब भाई आप स्वयं एकत्रित करने जाओगे, अगर दूर जाना है तो आपको किराया लगेगा, ठीक है। अगर आपको पास ही जाना है, अरे भाई पास जाना है तो आपका समय तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मेहनत, यदि आप बोलते हो तो आपकी मेहनत हुई, आप जा रहे हो, वहां से आ रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, तो मेहनत हुई। तो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उन्हें एकत्रित करने में समय, श्रम और धन अधिक लगता है। दूसरी बात, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, उसमें समय, श्रम, धन अधिक नहीं लगता। ठीक है, ये दो अंतर हो गए। तीसरे अंतर की बात करते हैं। उससे पहले अंतर में हमेशा आपको ध्यान रखना है, अंतर कर रहे हो तो आप एक दूसरे के विपरीत डाल दो। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक के बारे में जानते हो विस्तार से, तो दूसरे में आपको क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। आपका उत्तर लगभग सही हो जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको आता है तो वही कीजिएगा जो आपको याद है या अच्छी तरीके से आता है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे अंतर की बात करते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये मौलिक होते हैं। मौलिक बोले तो ये आंकड़े शुद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने हम अपने आप मतलब स्वयं एकत्रित किए हैं। और जो द्वितीय आंकड़े होते हैं ये मौलिक नहीं होते। मौलिक मतलब शुद्ध नहीं होते, क्योंकि ये किसी अन्य अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए गए हैं। चौथी बात क्या करते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या, प्राथमिक आंकड़े बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई जब कोई व्यक्ति जाके बात कर रहा है तो वो ज्यादा क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता, तो ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त क्षेत्र बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से आपको इनका अंतर लिख देना है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत। इनकी तीन विधियां हैं, तीन स्रोत हैं जो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं। क्या क्या विधियां हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरी टेलीफोन, तीसरी प्रश्नावली। अब इन्हें दो भागों में बांट दिया। पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा मैंने अभी आपको बताया प्रश्नावली। इनको दो भागों में बांट दिया। इस प्रकार से व्यक्तिगत साक्षात्कार है, इसे दो भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत मौखिक या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत मौखिक, इन्हें दो भागों में बांट दिया। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया अभी, प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। क्या? प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक अनुसूची, एक प्रश्नावली। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक प्रश्नावली एक अनुसूची। तो अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है उसमें दो विधियां बताई, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं जाकर मिलता है
और आंकड़े एकत्रित करता है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें व्यक्ति स्वयं जाकर तो मिलता है लेकिन उस व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित नहीं करता, जिसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है, किसी अन्य व्यक्ति से एकत्रित करता है। दूसरी बात, प्रश्नावली की बात करी हमने, उसको बताया ये दो प्रकार की होती है, एक अनुसूची, एक प्रश्नावली। ठीक है, अनुसूची होता है जिसमें कोई, अनुसूची होता है जिसमें कोई व्यक्ति है प्रश्नों को लिखकर व्यक्ति के पास भेज देता है, उसके बाद जो शिक्षित व्यक्ति है वो उसे उत्तर देकर भेज देता है, उसे प्रश्नावली कहते हैं। लेकिन अनुसूची होती है जिसमें अनुसंधान करता स्वयं जाता है और प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखता है, उसे अनुसूची कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तीसरी बात मैंने बताई टेलीफोनिक, टेलीफोन के द्वारा ये हम पता कर लेते हैं और आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। लेकिन कुछ गरीब लोगों के पास फोन नहीं होता, इसलिए इसे उपयुक्त बड़ी स्थिति के लिए नहीं माना गया, मतलब इसके उत्तर होते हैं वो त्रिप्त मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास फोन नहीं होता। तो ये प्राथमिक आंकड़े के स्रोत आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, द्वितीयक आंकड़े के दो महत्वपूर्ण स्रोत। द्वितीयक आंकड़े के हमें पता है कि कई स्रोत हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो महत्वपूर्ण स्रोत, भारतीय जनगणना, दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम NSSO कहते हैं, SSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसके दो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भारतीय जनगणना, भारत की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं कि शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, जनसंख्या का घनत्व, समझ में आया, ये हम करते हैं भारतीय जनगणना के अनुसार। दूसरा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम NSSO कहते हैं। यदि आपसे एक मार्क्स पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछी जाए NSSO की फुल फॉर्म, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके बारे में ये क्या बताता है, ये बताता है बच्चों की देखभाल करने के लिए, ये बताता है बेरोजगार के बारे में, ये बताता है रोजगार के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, 3 मार्क्स ले लो भाई, ले लो, फ्री के हैं। जनगणना और प्रतिदर्श में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। जनगणना और प्रतिदर्श में अंतर लिखिए, लगभग ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के जैसे ही है, लेकिन बस इसमें एक पॉइंट चेंज हो जाता है, समझिएगा ध्यान से। जनगणना विधि में प्रत्येक मत को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो जनगणना विधि है उसमें प्रत्येक आंकड़ों को, क्या, प्रत्येक मत, जनसंख्या के प्रत्येक मत को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। कोई जनसंख्या है, जनगणना है, उस जनसंख्या है, उसके प्रत्येक मत, मतलब प्रत्येक इकाई से, प्रत्येक व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित करते हुए, बात करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। लेकिन प्रतिदर्श विधि की होती है जिसमें आंकड़ों के कुछ समूह, उपसमूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे प्रतिदर्श विधि कहते हैं। प्रतिदर्श में क्या होता है, जिसमें कुछ समूह, उपसमूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे हम प्रतिदर्श कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखिए, जनगणना विधि, मैंने अभी आपको बताया जनसंख्या के प्रत्येक मत को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भाई आप सभी से आंकड़ा एकत्रित कर रहे हो तो आपको समय लगेगा ही लगेगा, तो ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रतिदर्श है वो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि कुछ व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित करने और आगे चले जाना है। समझ में आ गया होगा। तीसरी बात, जनगणना विधि है उसमें समय, श्रम और धन, समय, श्रम और धन अधिक लगता है। समय और श्रम, धन अधिक क्यों लगता है भाई, क्योंकि मैंने बताया आपको सभी व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो आप वहां जाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा, समय ज्यादा लगेगा, श्रम, मेहनत आपकी लगेगी ही लगेगी, और अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आपका धन तो लगेगा ही, किराया तो लगेगा ही लगेगा, यदि आप वहां पानी पीते हैं, खाना खाते हो, आपको पैसा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रतिदर्श है अधिक लगता है इसमें, लेकिन जो प्रतिदर्श है उसमें धन, श्रम, समय कम लगता है। इतना आपको लिख देना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 साल से लगभग रिपीट हो रहा है, 5 साल से, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण लिखिए। एक अच्छी प्रश्नावली, हमने प्रश्नावली की शुरुआत की, लेकिन प्रश्नावली की एक अच्छी प्रश्नावली क्या होती है, एक अच्छी प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है उसको आपको विस्तार से लिखना है। देखो, जिसमें प्रश्नों की संख्या
कम हो, प्रश्नों की संख्या कम हो। अगर प्रश्न कम होंगे तो व्यक्ति उत्तर देना अच्छा समझता है, ठीक समझता है। तो प्रश्नों की संख्या कम हो। दूसरी बात, सरल और संक्षिप्त हो, जो प्रश्न हो वो बहुत ही सरल हो। तीसरी बात, प्रश्न क्रमानुसार होने चाहिए, ठीक है, क्रमानुसार होंगे तो उनको उत्तर देना आसानी रहेगा। ये आपको लिख देना अच्छी प्रश्नावली के 3 से 4 गुण लिख देने हैं, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधियों का वर्णन करें। अब जो प्रतिदर्श है, सैंपल है, वो दो प्रकार के होते हैं, या एक यादृच्छिक और एक अयादृच्छिक, ठीक है। अगर यादृच्छिक की बात करें तो हम इसमें आपका आता है लॉटरी विधि, और एक आता है यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिकाएं, यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिकाएं। तो लॉटरी विधि आप जैसा कि जानते हैं कि सभी व्यक्तियों की ये नाम की पर्चियां बना ली जाती है, उसके बाद उसको अप्रत्यक्ष रूप से आंखें बंद करके मिलाया जाता है, और उसके बाद जो पर्चियां निकलती हैं उन्हें चुन लिया जाता है। और उस दूसरी बात बताई, यादृच्छिक प्रतिदर्श संज्ञाओं की तालिका है, यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिका है। तो कुछ एक बोर्ड होता है या कुछ एक कॉपी होती है, उस पर कुछ संज्ञाएं निर्धारित कर दी जाती है कि, और संज्ञाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। उसके बाद उसको पर्चियां नंबरों के अनुसार बनाई जाती है, और सभी को पर्चियां दे दी जाती है, और कहा जाता है कि यदि आपके पास ये नंबर आएगा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको चुन लिया जाएगा। तो ये होता है यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधियों का वर्णन। समझ में आया? मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला, वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं हम। जिसमें आंकड़ों को बांट देते हैं, क्या करते हैं, आंकड़ों को समानता और असमानता के आधार पर बांट देते हैं, उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? वर्गीकरण के उद्देश्य होते हैं आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करना। जैसे कि आपको पता है कि आंकड़े बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप उसे अलग अलग कर देंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण कर देंगे, तो आंकड़े कैसे हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे और संक्षिप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, तुलना में सहायक। यदि आप आंकड़ों को अलग कर दोगे तो एक दूसरे की तुलना कंपेयर कर सकते हो, तो ये क्या करते हैं, तुलना में सहायक करते हैं। तीसरी बात, आकर्षण और प्रभावी। जब आंकड़े अलग हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, आकर्षण लगते हैं और प्रभावी लगते हैं। इस प्रकार आपको ये लिख देना वर्गीकरण के उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, समावेशी और अपवर्जी श्रृंखला में अंतर लिखिए। क्या? समावेशी और अपवर्जी श्रृंखला में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, ध्यान रखना। समावेशी श्रृंखला क्या होती है? समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी वर्ग की अगली वर्ग सीमा शामिल नहीं होती। समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं होती। जैसे कि आप यहां देखोगे, यहां देखो 0 से 5, 5 से 10, ये 5 है, यहां शामिल हो रहा है, ये 5 है, यहां भी शामिल हो रहा है। लेकिन समावेशी श्रृंखला में होता है किसी वर्ग की अगली वर्ग सीमा एक वर्ग की अगली वर्ग सीमा में शामिल नहीं होती। ये 5 है, वो यहां शामिल होगा, अगले में शामिल नहीं होगा, तो ये समावेशी श्रृंखला होती है। दूसरी जो समावेशी श्रृंखला होती है वो एक वर्ग की किसी एक वर्ग की अगले वर्ग में क्या होती है, किसी एक वर्ग के अगले वर्ग में निचली वर्ग सीमा होती है। किसी एक वर्ग की उचली वर्ग सीमा अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा होती है, लेकिन समावेशी श्रृंखला नहीं होती। अपवर्जी श्रृंखला, अपवर्जी श्रृंखला ध्यान से लो, अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा उस वर्ग में शामिल होती है, ठीक है। ये शामिल नहीं होती, ये शामिल होती है, ये शामिल नहीं होती। समावेशी श्रृंखला है वो शामिल होती है, लेकिन अपवर्जी श्रृंखला है तो किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं होती है। समझ में आया? दूसरा एक एग्जांपल देखो, किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा होती है, ये अपवर्जी श्रृंखला में होता है, ठीक है। और ये समावेशी श्रृंखला में इसका अपोजिट होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया होगा? लास्ट में मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ
एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करके जाइएगा, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें और जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, इनका फोटो खींच लो, इनको उतार लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, मैंने ये आपको अंत में बिल्कुल बोला क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी कीजिएगा, बकाया कोई जरूरत नहीं है। दंड आलेख खींचिए, 3 नंबर में या 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा, दंड आलेख खींचिए। ये आपसे पूछा जाएगा दंड आलेख बनाइए, तो आपको एक आंकड़े दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको बनाना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, वर्ष सबसे नीचे आता है और जो लाभ होता है वो ऊपर आता है, और दंड आलेख में अंतर होता है, लेकिन आय चित्र में जो बीच में अंतर नहीं होता। इस प्रकार से आप बना दोगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बहुत पूछा जाता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाइए। कुछ आपको मदद दे रखी है, कुछ व्यय दे रखा है। सबसे पहले इसका आपको कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण निकालना है। कोण निकालने के बाद आप उसे पाई चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसे कोण के आधार पर विभाजित करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे हर बार पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 26 से, जो मैंने इधर लिखा है, इधर जगह नहीं थी। संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए, जिसे औजाइक भी बोलते हैं या से कम से अधिक संचयी आवर्ती वारंवारता बोलते हैं। समझ लो इस चीज को। त्वरण भी बोलते हैं, संचयी आवर्ती वक्र भी बोलते हैं, से कम या से अधिक संचयी आवर्ती वक्र भी बोलते हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है से कम बताइए, से कम या से अधिक। तो ये दिए हुए अंक और स्वास्थ्य इस प्रकार आपको देखना है और से कम से अधिक आंकड़ों की प्रैक्टिस करनी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।